प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि कब आएगा नया मॉडल पेपर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 5-5 मॉडल सेट जारी हो चुका है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर नहीं है, यह कोडरमा जिला का मॉडल पेपर है और आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और जितना मैं क्वेश्चन आंसर अभी मैं आप लोगों को करा देता हूं सिर्फ सेट 1 का, तो आप लोग एकदम फटाफट उसको लिख लीजिए और याद करके रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में अभी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आप लोग लिखते चलिएगा और एक एक करके हर एक चीज़ को रिपीट करते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है, तो देख लीजिए पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर मिट्टी होगा। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए ही देखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते चलिए। तीसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि यदि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो याद रखना है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आप देख लीजिए 4 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी आसान है। आप लोग ये मत सोचिए कि काफ़ी मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल वाला प्रश्न नहीं है, काफ़ी आसान वाला प्रश्न है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए कि पानी में, यानी कि देखिए यहाँ जो प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन इसका जो प्रश्न होना चाहिए था ना कि पानी में डूबी हुई पेंसिल जो होती है वो टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है, किसके कारण से ऐसा होता है, तो अपवर्तन के कारण इस तरह के नजर आता है। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो याद रखना है यहाँ जो दिया हुआ है साइन ए बटा साइन आर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 3 गुना 10 के पावर में 8 और मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर है। आप लोग एक एक करके बिल्कुल भी आसान तरीके से लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र, ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण आखिर क्या होता है, तो याद रखना है आप लोगों को समंजन के कारण ऐसा होता है। समंजन क्षमता के बारे आप लोग पढ़े होंगे, तो समंजन क्षमता के कारण ही ऐसा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है उसे हम लोग कॉर्निया कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जब जब नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है तो आखिर एक कौन से दृष्टि दोष के कारण ऐसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए निकट दृष्टि दोष इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस द्वारा किसी भी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, यानी कि किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। क्योंकि देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि और भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम आप लोगों को लिए देना है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। अभी तो सेट 1 है, फिर सेट 2, सेट 3, हर एक 5-5 सेट जारी हुआ है, तो हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलना चाहिए ना, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखना है 1.6 इंटू 10 का पावर में -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिए 2 ओम, 3 ओम और उसके बाद में 6 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। और यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में उसे संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया
अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग टिक लगा लीजिए, सी का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है? तो सी का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सी का उपचयन हो रहा है, आप लोग याद रखिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा, यहाँ पर देख लीजिए Ca और ब्रैकेट के अंदर में OH और उसके बाद में देख लीजिए 2 होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए, क्योंकि जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। और 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। तो संरक्षण का उदाहरण है तो लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये भी पॉइंट सही है। बी ऑप्शन देखिए, चांदी का काला हो जाना, ये भी तो सही है, संक्षारण का ही उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, ये भी बिल्कुल राइट है। मतलब यहाँ पर उपयुक्त हर चीज का होगा, ठीक है। फिर 3 ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा तीनों का तीनों, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रंगीय सूचक का उदाहरण कौन वाला है, ठीक है। रंगीय सूचक का उदाहरण कौन वाला है? तो देख लीजिए, उपयुक्त यहाँ पर सब होगा। वेनिला होगा, लौंग का तेल होगा, प्याज भी होना चाहिए, प्याज भी तो होगा, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम क्या है? तो लवण का परिवार है। तो किसका है? तो देख लीजिए NaCl का है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। और 19 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल गलत है? गलत है, ठीक है, सत्य नहीं है, गलत है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद में 20 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, एंटासिड का उदाहरण कौन वाला है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो बताना है कि एंटासिड का आखिर कौन वाला उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर का आंसर होगा सी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सब होगा। यहाँ पर देख लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा और यहाँ पर बेकिंग सोडा भी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सब होगा, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 21 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा धातु ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लेड होगा। अगला प्रश्न नोट करिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं कहाँ पर पाया जाता है? तो पेंसिल के जो लीड होता है ना, पेंसिल का जो लीड होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वही तो होता है ग्रेफाइट। और उसमें करंट काफ़ी ज़्यादा मतलब लगेगा, झटका बहुत जोर से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से कौन सा संबंध अधिक क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आंसर आप लोगों को याद रखना है, पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम। और अगला प्रश्न नोट करिए, इनमें से कौन धातु जल के साथ में अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए लेड भी नहीं करेगा, कॉपर भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, मतलब उपयुक्त सब जो है वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, सीनाबार, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बिल्कुल नया है, ठीक है। सीनाबार किस धातु का अयस्क है? सीनाबार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी। मरकरी आप लोग जानते हैं ना, तो मरकरी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ऑक्सीकारक का उदाहरण है तो देख लीजिए उपयुक्त सब होगा। कौन वाला? पहला भी होगा, दूसरा भी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग लिखते चलिएगा, हर एक पॉइंट को आप लोग लिखते चलिए। एग्जाम अभी करीब में है तो लेकिन टाइम भी तो है आप लोगों के पास में, इसलिए हर एक चीज़ को लिखिए, रिपीट करिए, हर चीज़ को रिपीट करते चलिए। आप लोगों को ज़्यादा नंबर लाना है ना, तो हर चीज़ को याद करते चलिए। अब देख लीजिए 27 नंबर का प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो याद रखना है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। और 28 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए कि वृक्क का संबंध आखिर किस तंत्र से होता है, ठीक है। तो वृक्क का संबंध किस तंत्र से होता है? तो उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र से हो मतलब होता है, ठीक है। वृक्क का संबंध आखिर किस तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र से है। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए आखिर कौन उत्तरदायी है? तो याद रखना है फ्लोएम। बिल्का जो फ्लोएम है ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा पौधों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे मतलब आप लोग सुने होंगे थायरोक्सिन, ठीक है।
तो थायरोक्सिन एक ऐसी बीमारी है जिससे गले की जो हड्डी मतलब गला जो है ना, गले के नस वो मोटा हो जाता है, वो होता है थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 31 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए। 31 नंबर का जो प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र से है, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि जनन मूल घटना है। जनन क्या है? तो मूल घटना है, किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए युग्मनक का बनना, ठीक है, युग्मनक का बनना, तो इसका है जनन की मूल घटना। अब यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत आखिर किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर डार्विन होगा। क्या होगा? तो डार्विन। आगे देख लीजिए अनुवांशिक का आधार क्या होता है? तो अनुवांशिक का आधार होता है डीएनए। क्या होता है? तो डीएनए होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आखिर शाकाहारी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? शाकाहारी। अगला प्रश्न देखिए कि पारितंत्र के अजैविक घटक कौन वाला है? तो कौन वाला है? यहाँ पर देखिए तापमान होगा, वर्षा भी होगा और मिट्टी भी होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पारितंत्र के सब यहाँ पर उदाहरण है, बिल्कुल राइट आंसर है। और 38 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो 38 नंबर का प्रश्न है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए CFC है, यानी कि जो CFC है ना, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए, लिख लीजिए। और 39 नंबर का आप लोग देख लीजिए, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये नहीं है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है और इस सेट का भी, ठीक है, कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देख लीजिए 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद में सेट 2 का भी वीडियो हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। सेट 3 का भी काफ़ी सारा मॉडल पेपर है, तो हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए।